गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा पेप्टिक अल्सर के कारणों के बारे में। आज मैं बात करूंगा कि जो पेप्टिक अल्सर है वास्तव में क्यों होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या कारण है जिनके चलते पेप्टिक अल्सर आपकी बॉडी में डेवलप होता है। नंबर 1 इज द हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन, जो सबसे कॉमन है। नंबर 2 आर सर्टेन मेडिकेशंस, पर्टिकुलरली द पेन किलर्स, जिसके चलते पेप्टिक अल्सर सबसे ज्यादा होता है। नंबर 3 देयर आर सर्टेन लाइफस्टाइल फैक्टर्स जिनके चलते पेप्टिक अल्सर होता है। देयर आर सर्टेन सीवियर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, जिसके चलते आपकी बॉडी के अंदर इतना तनाव डेवलप हो जाता है कि अल्सर जैसी बीमारी हो जाती है। देन देयर आर सर्टेन हाइपर सिक्रेटरी स्टेट्स, के आपके खाने की थैली में एसिड की मात्रा इतनी ऊपर चली जाती है जिसके चलते अल्सर जैसी बीमारी डेवलप हो जाती है। एंड एट द एंड देयर आर सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स, इनके बारे में मैं अलग अलग बात करूंगा। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में। साइंस ऐसा मानती है कि अगर हम दर्द निवारक दवाइयां और हेलिकोबैक्टर, इनको दोनों को मिला के देखें तो 90% जो अल्सर की बीमारियां हैं वो इन दो ही कारणों से होती हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर हम 75% ऑफ ड्यूरनल अल्सर्स को देखें तो उनमें ऐसा पाया जाता है दैट हेलिकोबैक्टर इज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जितने भी ड्यूरनल अल्सर्स हैं 75% तो सिर्फ हेलिकोबैक्टर के चलते ही होते हैं। नाउ जहां तक हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि सबसे ज्यादा कॉमन है इन डेवलपिंग कंट्रीज और ये सबसे ज्यादा कॉमन है द मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। जहां ज्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर होगा वहां हेलिकोबैक्टर का जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा होगा। साइंस ऐसा मानती है कि वो लोग जो कि पेन किलर यूज नहीं करते हैं फिर भी उन्हें ड्यूरनल या गैस्ट्रिक अल्सर है तो उनमें हेलिकोबैक्टर का जो इंसिडेंस है वो क्या होगा। अगर हम गैस्ट्रिक अल्सर्स को देखें 63% ऑड गैस्ट्रिक अल्सर्स वो वास्तव में हेलिकोबैक्टर से रिलेटेड होंगे। ऐसे ही 61% ऑफ द ड्यूरनल अल्सर वास्तव में हेलिकोबैक्टर से रिलेटेड होंगे। इसका मतलब यह है कि डोमिनेंट गैस्ट्रिक जो अल्सर्स हैं या ड्यूरनल अल्सर्स हैं या ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द गैस्ट्रिक इन द ड्यूरनल अल्सर्स दे आर बिकॉज ऑफ H पाइलोरी इन्फेक्शन। ये फैक्ट है जो हमें समझने की जरूरत है। नंबर 2 पे आती हैं ड्रग्स या मेडिकेशंस। जब हम ड्रग्स की बात करते हैं या मेडिसिन की बात करते हैं तो जो पेन किलर्स हैं या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो नंबर 1 पे आते हैं। जो पेन किलर्स हम यूज करते हैं फॉर एनी रीजन दे आर पॉसिबली द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। जो पेन किलर जब हम आप यूज करते हैं तो ये हमारी खाने की थैली में जाती हैं। हमारी खाने की थैली में जाके खाने की थैली की जो सतह है उसको डिस्टर्ब करती हैं। डिस्टर्ब करके ये वास्तव में इंजरी के लिए इसको वल्नरेबल बनाती हैं। तो चूंकि सरफेस को डैमेज करेंगी तो अल्सर की जो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा बढ़ जाएगी। साइंस ऐसा मानती है कि 30% अडल्ट जो रेगुलरली पेन किलर यूज करते हैं उन्हें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ जीआई डिस्टर्बेंस पर्टिकुलरली स्टमक और द ड्यूडेनम ये जरूर डेवलप हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलरली पेन किलर लेते हैं तो 1/3 पीपल जो एडल्ट्स हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो वो कौन से लोग हैं जो रिस्क में ज्यादा खड़े होते हैं फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आपको पहले कभी भी अल्सर की बीमारी रही है और आप दर्द निवारक दवाइयां ले रहे हैं तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको अल्सर दोबारा हो जाएगा। अगर आप ज्यादा मात्रा में या ज्यादा डोज में पेन किलर लेते हैं या कि पेन किलर्स के कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक से ज्यादा पेन किलर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि आपको अल्सर जैसी बीमारी हो जाएगी। नो, जितना आप लंबा ड्यूरेशन पेन किलर का होता चला जाता है, जितना लंबा समय आप लेते चले जाते हैं उतनी ही अल्सर होने की जो संभावना है वो बढ़ती चली जाती है। और अगर आपको अनफॉर्चुनेटली से फॉर एग्जांपल आपको हार्ट की डिजीज है जिसके चलते आपको कोई भी ऐसी दवाइयां लेनी पड़ती हैं जो एंटी कोएगुलेंट की कैटेगरी में आती हैं या खून पतला करने की दवाइयां हैं, आप उनके साथ अगर जो दर्द निवारक दवाइयां लेते हैं तो अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर आपको और दूसरी बीमारियां हैं इन द सेंस कि आप दर्द निवारक दवाई लेते हैं, साथ में आपको डायबिटीज है, आपको सांस की दिक्कत है, हार्ट की बीमारी है, आपको और बहुत सारी अगर बीमारियां हैं साथ में तो पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि आपको अल्सर जैसी बीमारी पेन किलर के चलते डेवलप हो जाएगी। एक स्टडी थी विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। इन रेट्रोस्पेक्टिव में इसने पाया कि अगर आप पेन किलर यूज करते हैं लंबे समय तक और उसके साथ
अगर आप टोबैको यूज करते हैं, अगर आपको बहुत स्ट्रेस या डिप्रेशन रहता है, अगर आपको खून की कमी है या एनीमिया है, या आपको सोशल डिप्राइवेशन है, आपकी एज 65 ईयर्स से ज्यादा है, आप फीमेल हैं, अगर ये सब भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो साइंस ऐसा मानती है द पॉसिबिलिटी ऑफ पेप्टिक अल्सर इज हायर अगर आप लॉन्ग टर्म में दर्द निवारक दवाइयों को यूज करते हैं तो। नाउ साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपके स्टमक के अंदर हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन है और साथ में आप दर्द निवारक भी लेते हैं, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो अल्सर होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। इस चीज को समझने की जरूरत है। नाउ आप किसी भी कारण के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो बहुत सारे नाम से आते हैं, बेटनिसाल, बेटनिलान, ओमनाकाटिल, वाइसोलोन, डेकाड्रान। आप किसी भी चीज के लिए स्टेरॉइड जैसी अगर दवाइयां लेते हैं तो ये वास्तव में अल्सर की बीमारी को तो नहीं करती हैं, लेकिन ये अल्सर की बीमारी की संभावना को बढ़ा देती हैं अगर आप कुछ पेन किलर भी यूज करते हैं तो। और अगर आप लगातार पेन किलर यूज करते हैं तो अल्सर होने के अलावा साइंस ऐसा मानती है कि आपको खून की उल्टी या ब्लड की लेटिन होने की जो संभावना, या फॉर दैट मैटर जीआई ब्लीडिंग की जो संभावना है, वो हमेशा बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट इन लाइन आर द लाइफस्टाइल फैक्टर्स। इनको जरा ध्यान से देखिए। टोबैको आप किसी भी हाल में इस्तेमाल करें, टोबैको किसी भी शेप में इस्तेमाल करें, चाहे आप तंबाकू खाएं, चाहे आप गुटखा खाएं, चाहे आप खैनी खाएं, चाहे आप गुलमंजन करें, चाहे आप बीड़ी पिएं, चाहे सिगरेट, ये सभी चीजें वास्तव में आपके ब्लड के अंदर निकोटीन भेजती हैं। तो टोबैको किसी भी रूप में आप इस्तेमाल करेंगे, पेप्टिक अल्सर का जो इंसिडेंस है वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा। तो टोबैको हर हालत में पेप्टिक अल्सर का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। नाउ अगर आपको अल्सर है और अल्सर आपने ट्रीट करा लिया और लेकिन आपने स्मोकिंग बंद नहीं की, तो साइंस ऐसा मानती है कि स्मोकिंग के चलते आपको अल्सर दोबारा होने की जो संभावना है वो काफी बढ़ जाती है। नाउ व्हाट अबाउट अल्कोहल? जहां तक अल्कोहल का सवाल है, यह बात बिल्कुल सही है कि अल्कोहल हमारी जो खाने की थैली है उसके लिए काफी इरिटेंट है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसने यह पिन पॉइंट किया हो कि अल्कोहल ड्यूडेनल या गैस्ट्रिक अल्सर करती ही करती है। तो दैट रिलेशन बिटवीन द पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड अल्कोहल इज क्वेश्चनेबल। बट जो अल्कोहल है वास्तव में आपकी खाने की थैली इन ड्यूडेनम के लिए एक इरिटेंट की श्रेणी में आता है। द नेक्स्ट इन लाइन इज द कैफीन। जो आप कॉफी पीते हैं या आप जो ना चाय पीते हैं, तो कैफीन किसी भी रूप में अगर आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो ये एसिड के आउटपुट को बढ़ाती है। इन साइंस ऐसा मानती है कि ये ड्यूडेनल अल्सर के होने की जो रिस्क है उसको हमेशा बढ़ा के चलती है। नाउ लुक एट द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। इसको आप ध्यान से देखिए कि फिजियोलॉजिकल कोई भी स्ट्रेस होगी आपकी बॉडी के अंदर तो आपका एसिड आउटपुट बढ़ेगा। आपका एसिड आउटपुट बढ़ेगा तो आपको पेप्टिक अल्सर होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ेगी। अगर आपको अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि आपको बर्न हो गया, आपकी बॉडी जो है जल गई, किसी 20%, 30%, 40%, 60%, जितना ज्यादा आपको बर्न होगा उतनी ही ज्यादा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होगी, उतनी ही आपका एसिड आउटपुट बढ़ेगा और अल्सर होने की संभावना बढ़ेगी। अगर आपको ब्रेन में कोई भी ट्रॉमा हो गया, से फॉर एग्जांपल आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और हेड इंजरी हो गई, आपको अल्सर की संभावना बढ़ जाएगी। आपकी कोई भी लंबी सर्जरी हुई, 4 घंटे सर्जरी हुई, 5 घंटे सर्जरी हुई, कोई भी सर्जरी ज्यादा हो, यह फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, आपका एसिड का आउटपुट बढ़ेगा। इन पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपको कोई भी सीवियर मेडिकल इलनेस है, से फॉर एग्जांपल आपको किडनी की डिजीज है, वो अनकंट्रोल्ड है, वो ठीक नहीं है, तो आपको अल्सर होने की संभावना हमेशा बढ़ जाती है। ऐसे ही कोई भी सीरियस सिस्टमिक इलनेस या आपको सेप्टिसीमिया है, कोई लंबा इंफेक्शन है और आप सेप्टिसीमिया डेवलप हो जाता है जिसके चलते आपका ब्लड प्रेशर भी बार बार नीचे की तरफ जाता है, तो पेप्टिक अल्सर होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाती है। साइंस ऐसा मानती है कि वो सब कारण जिससे रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, पर्टिकुलरली पेशेंट्स जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है, उनमें पेप्टिक अल्सर का जो इंसिडेंस है वो हमेशा बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर आपका कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और आपको मल्टीपल इंजरीज हो गई, कि आपको सिर में भी इंजरी है, आपको हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया, पांव में भी फ्रैक्चर हो गया, अगर मल्टीपल ट्रॉमेटिक इंजरीज हैं तो आपको पेप्टिक अल्सर होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाती है। नाउ देयर आर 2 स्पेसिफिक अल्सर्स जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। जो ब्रेन ट्यूमर्स के पेशेंट्स होते हैं उन्हें वास्तव में खाने की थैली में कुछ अल्सर्स हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं कुशिंग अल्सर्स। ये भी वास्तव में ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर जैसे ही है। ऐसे ही जब बहुत बॉडी में बर्न हो जाता है, जिसे कहते हैं एक्सटेंसिव बर्न, तो उसमें आपको कर्लिंग अल्सर डेवलप हो जाते हैं खाने की थैली में, जो वास्तव में गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर जैसे ही है।
नाउ देयर आर सर्टेन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। हमारे जो खाने की थैली है उसमें हमेशा एसिड होता है। आप देखिए, छोटा सा जो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, आप उसको दूध पिलाते हैं, वो 10 मिनट बाद भी वॉमिटिंग करता है तो दूध फटा हुआ निकलता है, इसलिए उसकी खाने की थैली में भी एसिड है। एंड वो जो एसिड है वो दूध को फाड़ने की ताकत रखता है। जो हमारी खाने की थैली में जो बेसिक एसिड होता है उसे कहते हैं बेसल एसिड आउटपुट। जब भी हम खाना खाते हैं तो एसिड की अमाउंट बढ़ती है, इसे हम कहते हैं मैक्सिमल एसिड आउटपुट। तो जहां तक अल्सर डिजीज का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि आपका BaO एंड MaO दोनों वास्तव में बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो ड्यूडल एंड गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट्स हैं, इनमें वास्तव में जो गैस्ट्रिक इंड्यूडल एसिडिटी है वो हमेशा ज्यादा होती है। ऐसे ही खाने की जो थैली है उसकी जो एक एक्सेलरेशन या खाली होने की जो प्रोसेस है वो ज्यादा होने के चलते भी ड्यूडनल या अल्सर होने की संभावना हमेशा बढ़ जाती है। साइंस ऐसा मानती है कि जो सीजनल चेंजेस होते हैं या जो क्लाइमेट के एक्सट्रीम्स होते हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, अगर ये सब चीजें होती हैं, ये तीनों चीजों पर असर डालती हैं। एसिड के आउटपुट को बढ़ाती हैं, ये गैस्ट्रिक जो म्यूकोजा है उसको वीक करती हैं, और जो एक बैरियर फंक्शन होता है हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा का उसको डिसरप्ट करती हैं। तो जब भी सीजनल चेंज होगा या एक्सट्रीम क्लाइमेट होगी तो पेप्टिक अल्सर का जो इंसिडेंस है वो हमेशा बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है नेक्स्ट, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारी में होना चाहिए। कुछ हाइपर सिक्रेटरी स्टेट्स हैं जिनमें हमारी खाने की थैली में एसिड जो है वो अननेचुरली बहुत ऊपर की तरफ चला जाता है, और उसके चलते इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि आपको पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। जैसे गेस्ट्रिनोमा अगर होगा तो आपको जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम हो जाएगा, जिसमें मल्टीपल ड्यूडनल अल्सर होंगे आपको। अगर आपको इंट्रल जी हाइपरप्लेजिया है तो भी अल्सर होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपको एक तरह का कैंसर है, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं बेसोफिलिक ल्यूकीमिया, अगर आपको बेसोफिलिक ल्यूकीमिया है तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको अल्सर का इंसिडेंस बढ़ जाएगा। ऐसे ही वो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो, ये कुछ और ऐसी बीमारियां हैं जिनमें पेप्टिक अल्सर का जो इंसिडेंस है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा आपके दिमाग में आता है, एंड आप हमेशा इससे वरीड रहते हैं कि अगर मेरे फादर को गैस्ट्रिक अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है तो क्या मुझे भी हो जाएगा। तो जेनेटिक्स के बारे में साइंस क्या कहती है? साइंस ऐसा मानती है कि जितने भी पेप्टिक अल्सर्स होते हैं उनमें से 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री देते हैं कि हमारे यहां अल्सर की बीमारी की फैमिली हिस्ट्री है। इसका मतलब यह है कि 20% पीपल हैव द फैमिली हिस्ट्री ऑफ ड्यूडनल और द गैस्ट्रिक अल्सर, तो इसलिए जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप O है, ध्यान से देखिए कि अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो आपको ड्यूडनल अल्सर होने की जो पॉसिबिलिटी है या रिस्क है वो हमेशा ज्यादा होती है। ऐसे ही एक फेमिलियल हाइपरपेप्सोनिजीनिमिया है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर ये आपको है तो आपको अल्सर होने की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होगी। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमेशा अल्सर के इंसिडेंस को ऊपर की तरफ लेके चलती हैं। जैसे आपको लीवर में सिरोसिस है तो अल्सर की संभावना ज्यादा होगी। अगर आपको सांस की बीमारी है जिसे COPD कहते हैं, एम्फाइजिमा कहते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं, अल्सर की संभावना ज्यादा होगी। अगर आपको इओसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस है या आपका क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर इज ऑलवेज हायर। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज है, चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, क्रॉन्स डिजीज हो, SLE हो, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ पेप्टिक अल्सर इज ऑलवेज हायर। और अगर किसी भी अनफॉर्चुनेट रीजन के चलते आपको अगर कीमोथेरेपी हो रही है तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको पेप्टिक अल्सर होने की संभावना ज्यादा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो देयर आर हेल नंबर ऑफ जो रीजंस जिसके चलते आपको पेप्टिक अल्सर होने का रिस्क बढ़ता है। बट नंबर 1 इज द हेलिकोबैक्टर, नंबर 2 आर द मेडिसिन्स पर्टिकुलरली द पेन किलर्स, नंबर 3 आर द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो आपको दूसरी बीमारियों के चलते होती है, उनको समझने की जरूरत है। नंबर 4 कोई भी इस तरह की चीज होगी जो कोई भी स्ट्रेस लेके चलेगी और एसिड के आउटपुट को बढ़ाएगी, तो पॉसिबिलिटी हमेशा इस चीज की ज्यादा होगी कि आपको अल्सर जैसी बीमारी डेवलप हो जाएगी। बट एट द एंड फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है कि 20% पेशेंट्स जिन्हें अल्सर जैसी बीमारियां हैं उन्हें फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर आपको ब्लड ग्रुप O है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि आपको ड्यूडनल अल्सर जैसी बीमारी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अल्सर जैसी बीमारी का एक फैमिलियल या जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी है। तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं।
बहुत कारण ऐसे हैं जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कारण ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं हैं। आप जेनेटिक्स नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं उनको आपको अलग करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर अल्सर के कारणों को समझने में यह वीडियो आपको मदद करता है तो मैं चाहूंगा कि इसे आप शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।